नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधि गौरवान्वित होती है जब किसी पीड़ित को न्याय मिलता है। जब थका हारा पीड़ित व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, तब वो न्यायालय की शरण में आता है। और जब न्यायालय की शरण में आता है तो उसकी मदद करने के लिए, उसके साथ खड़ा होने के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयार होता है तो वो अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता समाज में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। यद्यपि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन अब आने वाले दिनों में इनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आज हम एक ऐसे वरिष्ठ महिला अधिवक्ता से बातचीत करेंगे जिनकी विधि व्यवसाय में जिन्होंने काफ़ी समय दिया है। उनका नाम है सुशीला रावत सिन्हा जी, जो आज हमारे साथ यहाँ हैं। इन्हीं की जुबानी में इन्हीं की कहानी हम जानेंगे। तो सुशीला जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है, वो सख्त व्यक्तित्व होता है और वह जो है अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता है। आपके बारे में दर्शक हमारा जाने, मैंने आपका नाम बता दिया, पता नहीं सही बताया कि गलत बताया। मेरा नाम एक्चुअली सुशील रावत सिन्हा है। सुशील रावत सिन्हा है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं जी कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन थे और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं इस समय, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। उमेश जी, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको और बाकी लोगों को भी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कभी जो है इच्छुक नहीं थे कि इस प्रोफेशन में आऊँ, लेकिन अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदलती गई कि मुझे इस प्रोफेशन में आना पड़ा। तो आपका जन्म स्थान और माता पिता बताइए, फिर हम ये सवाल करेंगे आगे। मेरा जन्म स्थान जो है, जैसा कि मुझे मालूम है, वैसे तो कई जगहों में हम लोग घूमते रहे हैं। ओरिजिनली हम लोग गढ़वाल के रहने वाले हैं, लेकिन शिफ्ट होकर के अब इधर उत्तर प्रदेश में आ गए। मेरे फादर भी और ग्रैंडफादर भी दोनों जो है पुलिस में रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मेरी स्कूली शिक्षा जो है, कहाँ से आपकी प्रारंभिक, जैसे आपके माता पिता, आपकी शादी कब हुई जी? आपकी शादी जो है, मेरी शादी जो है यही लोकल हुई है, गोरखपुर में, और 68 में हुई थी, 1968 में हुई थी। अच्छा, 1968 में शादी हुई। आपके बच्चे? आपके हमारे 2 बेटे हैं। अच्छा, दोनों लोग शादीशुदा हैं? विधि व्यवसाय में ही है और एक विदेश में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके हस्बैंड की डेथ कितने दिन? हमारे हस्बैंड की डेथ 1983 में हो गई। अच्छा अच्छा, 1983 में हो गई। अब आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा पर जो है, अब जो है, जैसे आपका जब परिचय हमने ले लिया जी कि आपका जन्म स्थान, आपके माता पिता, आपकी शादी, आपके बच्चे, अब आप अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताएं। कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू किया? क्योंकि 1968 आप बता रही हैं शादी हुई, तो बहुत लंबा समय जो है शादी हुए भी हो गया, और उसके बाद जो बचपना आपका था, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, तो उस समय तो माहौल कुछ और ही रहा होगा अपने देश का। तो क्या है कहानी, जरा हमें बताइए प्राथमिक शिक्षा। ऐसा है कि मेरे पिताजी जो है वो पुलिस में थे, तो हम लोग कहीं एक जगह रहते नहीं थे। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जहाँ तक मुझे याद है, कि महाराजगंज से शुरू हुई। हम लोग गोरखपुर आने से पहले मेरे फादर महाराजगंज में पोस्टेड थे, इसलिए वहाँ प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की पाठशाला थी, एक जूनियर हाई स्कूल। अच्छा। उसमें मेरी पढ़ाई शुरू हुई। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होते रहे, बाकी जगहों में हम लोग जाते रहे। उसके बाद हम लोग के फादर की पोस्टिंग हुई गोरखपुर में। गोरखपुर में जब हम लोग आए, उससे पहले कोठीबार में रहते थे हम लोग। अच्छा। श्याम देवरवा में रहते थे। तो वहाँ से ये सोचा गया कि बच्चे जो है, मतलब प्राथमिक शिक्षा भी आपकी भिन्न भिन्न जगहों पर हुई? हाँ, कई जगहों में हुई। अच्छा, उसके बाद जब माध्यमिक शिक्षा में जब आप आई होंगी, या उच्च शिक्षा में? माध्यमिक शिक्षा क्या, जब ये हुआ कि देहात में रहते रहते शिक्षा पूरी नहीं हो रही है बच्चों की। अच्छा। तो अब इन लोगों को शहर में रखा गया। तो शहर में हम लोग आए महाराजगंज के बाद। अच्छा, गोरखपुर में चिलौल गए। हाँ। अच्छा अच्छा। और भी कई थानों पे रहे, श्याम दरबार रहे। फिर उसके बाद जो है फादर ने सोचा कि बच्चों को गोरखपुर डाल दिया जाए। अच्छा। तो हम लोग गोरखपुर में आए, गोरखनाथ मंदिर के पास उन्हीं के बने हुए मकानात हैं। अच्छा। उसमें हम लोग किराए पे रहने लगे।
फिर शहर में भी आके 2-3 जगह रहे। यहाँ पे मेरा प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई आर्यकन्या स्कूल से। अच्छा, महादेव प्रसाद पोद्दार आर्यकन्या इंटर कॉलेज। तो यहाँ आपने कक्षा 8 में इसका मतलब प्रवेश नहीं, लिया? 6 क्लास में हमने। अच्छा, कक्षा 6 में। और अच्छा, वहाँ पर जो है हमने इंग्लिश का प्रारंभ किया। अच्छा, बाकी जगहों में हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ते रहे। अच्छा। तो पहली बार आप कक्षा 6 में जब आई तब जी आपका हाँ। इंग्लिश से सामना हुआ? इंग्लिश से सामना हुआ। अच्छा, अच्छा। उसके बाद आप उसके बाद हमने हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक वहाँ जो है। अच्छा, हाई स्कूल तक। जी हाँ, तो वहाँ पे म्यूज़िक जो है वो मेरा प्रिय सब्जेक्ट था, और फाइन आर्ट, अच्छा, ड्राइंग। तो वो आर्यकन्या स्कूल में नहीं था, इसलिए मैं भगवती प्रयास। अच्छा। इंटर आपने भगवती से किया? इंटर हमने भगवती प्रसाद से किया। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद स्नातक आपने? स्नातक मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। किस वर्ष ख्याल है? 1963 में किया। अच्छा, 1963 में किया। अच्छा, स्नातक के बाद आपकी शादी हुई है, इसका मतलब जो है। स्नातक के बाद मैंने जो है समाजशास्त्र में जो है पर स्नातक भी पोस्ट आपने किया? जी। अच्छा, अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने जी किया? हाँ, समाजशास्त्र में। और आपने लॉ ग्रेजुएशन कब किया था? लॉ ग्रेजुएशन किया है मैंने 1983 में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसके दरमियान मैंने बीएड किया। अच्छा, अच्छा। मतलब बहुत सारी डिग्रियाँ आपने जो है। जी हाँ। अच्छा, तो लॉ में आप इसका मतलब काफ़ी विलंब से आए? बहुत विलंब से ग्रेजुएशन के बाद फिर कहीं आप इसका मतलब एक लंबा गैप उसके है? बाद तो खैर मैं शादी से पहले चली गई थी, मैं बीच में कहना भूल गई। अच्छा, मैं रेलवे में नौकरी में चली गई थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब मेरी शादी हुई तब वहाँ से ये हुआ कि भाई नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, शादी ससुराल पक्ष के लोग जो है नौकरी। अच्छा, अच्छा। तो रेलवे में आप किस सेक्शन में, कहाँ, किस विभाग में काम मैं करते? वहाँ पे बनारस में पोस्टेड थी, अच्छा, केंद्रीय प्लानिंग डिपार्टमेंट में था। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे स्वास्थ्य से जुड़े हुए जी हाँ। क्षेत्र में आप थे? डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एजुकेटर की पोस्ट पर मैं थी वहाँ पे। 2 साल सर्विस करने के बाद फिर मैं सर्विस में रिजाइन तो नहीं किया था, लेकिन हस्बैंड ने नहीं करने दिया जॉब। अच्छा, उनको पसंद नहीं था? असल में वो समय किसी को था, ऑब्जेक्शन नहीं था। वो समय था जब हाँ। बड़े घरों में लोग जो है नहीं करने सब देते पसंद नहीं करते थे। लेकिन यह है कि फिर भी आपके जो खुले विचार थे। हस्बैंड की बहुत जल्दी मेरी डेथ हो गई 1983 में। तो उनके रहते ही मैंने जो है ये प्रॉपर्टी की लिटिगेशन की वजह से मैंने लॉ में एडमिशन लिया। अच्छा, और मेरा एडमिशन हो भी गया अच्छा। सेंट एंड्रूज कॉलेज में 1983 में। और उसके बाद आप उसके बाद मैंने लॉ कर लिया धीरे धीरे। हाँ, 83 में एडमिशन लिया आपने? हाँ जी हाँ। और उसके बाद आपने 85 आप उस समय 2 साल का ला रहा होगा? 2 साल का लॉ था। तो 85 में आप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे? जी, रजिस्ट्रेशन किस वर्ष आपने रजिस्ट्रेशन कराया? कैजुअली जाते थे जब कोई अपनी तारीख वारीख पड़ती थी, क्योंकि उस दरमियान में अपना स्कूल चलाती थी, सेंट मैरी अच्छा, स्कूल आप में। स्कूल चलाते थे क्योंकि शिक्षा बच्चों के के क्षेत्र पालन में? पोषण का समस्या आ गई, तो उसमें मुझे ये भी करना पड़ा, ट्यूशन भी करना पड़ा। मैंने म्यूजिक का स्कूल भी अच्छा, किया। इसका मतलब आपके हस्बैंड के मृत्यु होने के बाद जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए दिक्कत बहुत आई मुश्किल होगी, आया। तो आपने स्वयं अपना स्कूल ही खोल लिया? स्कूल खोल दिया। तो उसमें आपके बच्चों के साथ सारे बच्चे सारे बच्चों के साथ आपके बच्चे भी उसमें अपना जो है? नहीं, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते थे बच्चे। बच्चे तो उससे पहले से पढ़ते थे। अच्छा, अच्छा। तो वो जो है ये मतलब आपने आय का साधन अपना बनाया विद्यालय? हाँ, मेरा आय का साधन जो है विद्यालय था। अच्छा, और ये तो मैंने इसलिए किया कि अपनी तारीख पढ़ती थी। मैं वकील साहब लोगों से कहती थी कि आप सुबह मुझे तारीख दे दिया करें, मैं चली जाया करूँ, अपना कोई काम करूँ। तो कहते थे कि मेरे फादर से उन्होंने कहा, एक वकील साहब थे, अब तो खैर नहीं है वो। अच्छा। स्वर्गीय के खुल्लर जी। अच्छा, के खुल्लर साहब। तो उन्होंने मजाक में कहा, मेरे फादर ने स्कूटर उठाई और जाकर के 2 फार्म लाए, एक मेरे भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, और अच्छा। एक मेरे लिए। तो भाई भी थोड़े दिन तक पढ़ा, उसने तो छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन मैंने कंप्लीट कर लिया। उन्होंने कहा अब तुम्हें पता लग जाए जब वकील बन जाओगी तब पता कि चल तारीख शाम को क्यों पड़ती है और मिलती है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी होगा, कैजुअली हम जाने आने भी लगे। अच्छा। लेकिन फिर मुकदमे मेरे बढ़ते गए, मकान की प्रॉब्लम हो गई, उसको खाली कराया, वो मेरे पर्सनल नीड पे खाली हो गया। यानी आपने वकालत में अपने तो हमने थोड़ा सा अपना जो है वहाँ पे तमाम सारे विवादों को सुदृढ़ करने का, उनको ख़त्म करने के लिए आपने वकालत किया। और उसके बाद फिर लोगों की समस्याओं का समाधान आप करने के लिए कराते रहे आप। तो आप 1985 से, यानी 1985 में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा या 86 में हो गया होगा? 85 में हुआ, लेकिन मैं आई करीब आधी तो पहले से ही आना जाना, मतलब 90 से आई मैं। 90 से? जी हाँ।
तो तब से लगातार आप जो है, तब से लगातार मैं इस विधि व्यवसाय यानी में 30-32 वर्ष आप विधि व्यवसाय जी। में भी आपका जो है एक समय हूँ। लंबा और समय। करीब उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस कम कर दिया और नोटरी के पद पर मेरा अच्छा, हाँ, आप नोटरी मजिस्ट्रेट के रूप तो में वो आपका। 22 साल से मैं उस पर हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये जी। बताइए सुशीला जी कि जब आप कचहरी में आई होंगी तो उस समय क्या स्थिति थी महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं की संख्या तो आज भी कम है, हाँ, बहुत कम है। लेकिन जब आप आई होंगी तो क्या स्थिति थी कचहरी की, सर, क्या होता हमारा और तो बस- कचहरी का जो स्वरूप था वो क्या था? वो स्वरूप तो सर आज जो है अच्छा। तो बिल्कुल फर्क था उससे, सिर्फ झोपड़ी झुग्गी थी वहाँ पे और अच्छा। कुछ नहीं था। मेरी भी झोपड़ी थी छोटी सी, अच्छा अच्छा, झोपड़ी। फिर इसमें काफ़ी अल्टरेशन हुआ, तब जो है इसमें काफ़ी बदलाव आया। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक महिलाओं की समस्या है, मेरे ख्याल से उस समय एक अमिता शर्मा थी, एक सविता तिवारी और एक मैं थी। अच्छा, यानी 3 बस पूरे 3 कचहरी, मतलब हजारों की संख्या। जी, बहुत ही कम थी। उसमें 3 जो है हैं, तो 3 देवियों की तरह आप लोग थे। 3 देवियों की तरह से। 3 देवियों की तरह आप थे। बाद में भी मैं 2 मरतबे रह चुकी थी को-ऑप्ट मेंबर। उस समय इलेक्शन महिलाओं का नहीं होता था, अच्छा को-ऑप्ट करके उनको ले लिया जाता था। अच्छा, महिलाएं कार्यकारिणी में जाती थी। कार्यकारिणी में जाती थी, मैं भी थी उसमें 2 बार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जब आई कचहरी में तो उस समय जैसे साइट जो था, जी जैसे क्रिमिनल साइड, जी। सिविल साइड, तो आपने चयन सिविल का किया होगा? चयन सिविल का इसलिए कर सकता कि मेरे सारे मुकदमे जो है सब सिविल के थे? में थे, तो हमने तो क्रिमिनल की तरफ देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जब आप आई होंगी तो आपका कोई सीनियर रहा होगा, किसके हाँ, सानिध्य सीनियर थे में आपने हमारे। शुरू किया था? श्री रामचंद्र बाबू थे, और अब तो खैर नहीं है वो। परमानेंट कोई मेरा ऐसा सीनियर था ही नहीं, जहाँ मुकदमे थे वहाँ मैं चली जाती थी। अच्छा, तो थोड़ा मतलब आपके स्वयं के मुकदमे थे, इसलिए वहाँ उसमें ज़्यादा सीखने थे, की 7-8 थे मुकदमे। सीखने की भी मदद उसमें सीखने को और मिलता था। क्योंकि मेरा स्कूल था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी कोई देखने वाला नहीं रहा। हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने खुले साहब के साथ काम किया। फिर उसके बाद अपने इस समय जहाँ मौजूदा समय में बैठती हूँ वहाँ पे कृष्णमोहन श्रीवास्तव जी हैं, करीब 1.5-2 साल तक उनके साथ काम किया। फिर मेरा अपॉइंटमेंट इसमें नोटरी में हो गया। अच्छा, नोटरी में आप 20 वर्ष से हैं? जी हाँ। अच्छा, तो नोटरी का जो काम है, जी। आप तो नोटरी मजिस्ट्रेट हैं और आप जी। शपथ को प्रमाणित करते प्रमाणित करते हैं। कोई व्यक्ति आपके समक्ष शपथ ले सकता है। क्या है, ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कैसे आप? सर ऐसा है कि जो शपथ पत्र मैं करती हूँ, ये कोर्ट के बाहर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, कहीं भी जगह देना हो शपथ पत्र। यानी शपथ जो है, जैसे एक तो न्यायालय में जब मुकदमा दाखिल जी होता हाँ। है उसमें दाखिल होता है, जी हाँ, और एक जो है हम किसी अन्य कार्यालयों में देते हैं, न्यायालय से किसी भी बाहर संस्था जा में करके देते हैं, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। जरूरत होती जी है। हाँ। यानी नोटरी शपथ पत्र जो है शपथ आप पत्र बनाती हूँ मैं। आप बनाते हैं और जो है। कभी कभी जो है ये न्यायालय में भी ज़रूरत पड़ती है मुकदमों के दरमियान, हाँ हाँ, तो उनके लिए भी मैं बनाती हूँ। मतलब न्यायालय में भी आपके शपथ पत्र जी जा हाँ, सकते पत्र जा हैं, सकते लेकिन बेसिकली आप चूँकि हाँ, आउटसाइड में काम करती हूँ मैं। न्यायालय में जो बाहर शपथ आयुक्त संभवतः जो है जो तस्दीक करता है वो बाहर नहीं अप्लाई बाहर होता नहीं है, अप्लाई करता है। लेकिन आपके शपथ पत्र जो है बाहर और बाहर अंदर जाते हैं, दोनों जाते हैं। दोनों अप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप ये बताएं कि आप तो अपनी पीड़ा को सुदृढ़ करने के लिए आप वकालत आपने शिक्षा ग्रहण किया और आप अपने सारी पीड़ा आपने वकालत के दरमियान सारी समस्याओं को सुलझा लिया आपने। जो अन्य पीड़ित आते हैं उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए आपने कितनी सक्रियता दिखाई, किस तरह से? जैसे मान लीजिए आज आप नोटरी मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास अगर कोई ऐसा पीड़ित आता है जिसके पास भाई आपकी निर्धारित एक फीस होती है, आप अपना काम संभवतः हो सकता है उससे फीस न लें, लेकिन वो आपके पास आएगा तो उसको एफिडेविट लाना पड़ेगा, शपथ स्टैम्प खरीद के लाना पड़ेगा, जितने की जरूरत होगी उसको। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर आता है आपके पास, कोई ऐसा नीडी जिनके पास वो संसाधन नहीं है, तो फिर आप उनकी कैसे मदद करते हैं? तो सर ऐसा है, तो मैं समाज सेवा से भी काफ़ी जुड़ी रही हूँ, काफ़ी संस्थाओं में भी रही हूँ, लेकिन अब तो खैर इधर बहुत कम हो गया है। अब लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय हम लोग को कोई ऐसा नहीं पूछता था, यूँ ही करते रहते थे। अच्छा। मैं सिविल हॉस्पिटल में जो आपका वो 6 रोग है उससे मैं जुड़ी थी। अपने गांव में थी मेरी, जहाँ खेती थी, 15 बाजार के करीब था।
तो वहाँ से मैं जुड़ी हुई थी और वहाँ काफ़ी लोगों का, बच्चों को भी, महिलाओं को भी काफ़ी इलाज कराया मैंने टीवी में। और यहाँ पर भी सर जितने लोग करीब करीब आते हैं इस हालत में आते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी उनको राय बात अगर देनी होती है, उनको चाहिए तो मैं वो भी देती हूँ। बिल्कुल, पूरी सहायता उनकी करती हूँ कि इनको न्याय मिल सके और मेरे से इनको कुछ रिलीफ मिले। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप जो है एक वरिष्ठ महिला हैं, आप दीवानी कचहरी गोरखपुर में आप अगर व्यवसाय में कार्य कर रही हैं, तो आज महिलाओं की स्थिति क्या है? आज उनकी संख्या जरूर उसमें वृद्धि हुई होगी आज तो? नहीं, बहुत मतलब आज संख्या जो सर इसकी महिलाओं की बढ़ी है या लड़कियों की बढ़ी है, मोस्टली तो अभी यंग जनरेशन ही आ रही है। और लेकिन सर उसमें एक कमी हमको ये नज़र आती है लड़कियों को। अच्छा। कि उनका एम ये नहीं रहता है कि हमको एडवोकेसी करनी है। जो मैंने आज तक से देखी है वो यही देखा है कि लड़कियां जो है शादी होने तक वहाँ रहती हैं। फिर भी आज जो संख्या बढ़ रही है लड़कियों की, यंग जनरेशन की, वो मुझे इस बात की झलक मिलती है कि इनमें कुछ करने की स्टैमिना भी है और ये आगे भी कुछ करना थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सुधार। मतलब यह कि बच्चियाँ आती हैं और जैसे आपकी समस्या थी, नहीं जैसे आपकी समस्या को, जैसे आपने शुरू में बताया कि आप नौकरी कर रहे थे, तो जब आपकी शादी हुई तो आपके हस्बैंड ने मना कर दिया, तो संभवतः आज भी वो चीज़ जो है, वो थिंकिंग आज भी हावी है, परसिस्ट करती है, आज भी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लड़कियाँ आजकल जो मैं सोचती हूँ, जो आ रही हैं, अगर शुरू से इस पेशे में आ रही हैं और इस काम को करने के लिए आ रही हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हस्बैंड एक तरफ है और अपना जॉब एक तरफ है, जॉब एक तरफ है, और उसको बड़ी सुचारू रूप से ये लोग कर ले आती हैं। यानी कि अगर शादी से पहले अगर लड़कियां आती हैं विधि व्यवसाय में, तो शादी के बाद भी उनको बने रहना चाहिए। और ये चीज़ जो है सामंजस्य बना करके, लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामंजस्य बना करके नहीं हो सकता है ये काम। ये तो, और साथ ही साथ अपने हस्बैंड को या घर द्वार को या सास ससुर को, जितने भी परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी उनको जो है मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये आने वाली लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, जैसे लड़कों के लिए है वैसे ही लड़कियों के लिए भी है। क्योंकि मैं अपनी स्थिति में जब आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं रेलवे की नौकरी छोड़ के आई थी, उसका बेंगलोर छोड़ के आई थी, और 1983 में ऐसी घटना घटी कि मैं कहीं की नहीं रही और मुझे इस प्रोफेशन में आना पड़ा। अगर आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होती तो आपके लिए समस्या होती? बहुत समस्या होती। यानी आर्थिक स्वावलंबन बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है लड़की। और ये तभी हो सकता है जब आप किसी प्रोफेशन में मजबूती से समझने की कोशिश करें, और साथ ही साथ परिवार के लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की आ रही है और ऑलरेडी वो काम कर रही है तो उसको जॉब में रहने देना चाहिए, उसके साथ सभी को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करना चाहिए, बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है बच्चियों के लिए, जो महिलाएं आती हैं। और ये मैं तो मतलब इनकी रिक्वेस्ट करूँगी मैं, ज़िंदगी में हर तरह की परिस्थितियाँ हैं, उनसे तुम समझौता करने की कोशिश करो, कहीं समझौता करो, कहीं जो है अपने को चुनौतियों को स्वीकार करो, हाँ स्वीकार करो। जहाँ समझौता लगता है कि नहीं है दुनिया में जिसको हम न कर सकें, हम का मतलब यह है चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बच्चा हो बच्ची हो, कोई भी हो, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो बच्चे न कर सके। मतलब मनुष्य हर कार्य कर सकता है, मन प्रकृति ने ऐसी क्षमता। अगर बाधा आती है तो उसको आप दूर करें और लोगों का साथ बैठ के बातचीत करें, सभी से बात करें। घर की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हर प्रॉब्लम का अंत होता है अंत में कि वो समस्या से सुलझाई जाती है, कंप्रोमाइज़ ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई झगड़े से कोई तो हल होता नहीं है कभी भी, अल्टीमेटली कंप्रोमाइज़ जो है। अच्छा, जो नई बच्चियां जो आती हैं जब आपके पास, चूँकि आप जैसे पुरुष अधिवक्ता है तो वो जाएगा तो पुरुष अधिवक्ता बहुत सारे हैं, लेकिन जब महिलाएं आती होंगी तो जब आप लोगों को वरिष्ठता के हिसाब से जब आप वो देखती होंगी तो ज़रूर आपके पास आती होंगी और आपसे पूछती होंगी कि मैडम मैं भी जो है इस जॉब में आना चाहती हूँ, तो उनका उत्साहवर्धन किस तरह से आप करते हैं ताकि वो इस कचहरी में बनी रहे? मिल करके बहुत खुशी होती है, मैं हर तरह से उनको प्रोत्साहित करती हूँ और अपना उदाहरण भी देती हूँ मैं उनको। हमने कहा देखो इतने साल में जो है मैंने बीएड किया, लॉ किया, और लॉ करने के बाद में जो प्रैक्टिस में आई, तो इससे तुम खुद भी समझो कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, ऐसी कोई चुनौती नहीं जो स्वीकार नहीं की जा सकती है। और अगर आपके पास जितना ही पेशेंस होगा, धैर्य होगा,
आप उतने ही जीवन में सफल रहेंगे। बिल्कुल। तो अधिवक्ता हितों के लिए बार एसोसिएशंस या आपकी बार काउंसिल किस तरह से कारगर है? क्या अधिवक्ता हितों की लड़ाई या उनकी सुख सुविधा में वो अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन कर रही है? बार एसोसिएशन तो जिले स्तर पर कार्य करती है। मैं भी इसके लिए उत्सुक रहती हूँ कि इसमें अपना कुछ योगदान दे सकूँ। तो कुछ कर तो नहीं पाती हूँ, लेकिन वर्बली मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल। तो आप अपनी बात को पहुँचाती हैं तो? जी हाँ, उनको भी अच्छा लगता है। अभी 2-4 प्रॉब्लम हमारे आसपास ही थी, जिनको मैं अपने मंत्री महोदय को बुला करके उनको दिखाया भी और समझाया भी। अच्छा। सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे सड़क पे पानी लगता है, जिसमें बारिश होती है तो मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, और सभी को मुश्किल होती है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि नहीं, मतलब आपकी बात को सुना उन्होंने। वही मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो बार एसोसिएशंस हैं वो अधिवक्ताओं के समस्याओं के निस्तारण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। और बार काउंसिल भी इसमें सक्रिय है। बिल्कुल। क्योंकि बिना उसके सहयोग के तो हमारा बार चल भी नहीं सकता है। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि जो पारिवारिक मुकदमे हैं जी, वो तेज़ी से जो है बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों से कि जो अपने स्वाभिमान को जो है बचाने के लिए या स्वाभिमान बना करके और मामले को घर से बाहर ले जा करके और न्यायालय में? अच्छा सवाल है। क्योंकि तो मेरे बगल में ही मेडिएशन सेंटर है, और मैं देखती हूँ रोज़ कि इसमें तादाद लड़कियों और लड़कों की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसमें मैं ये देख रही हूँ कि घर के बुज़ुर्ग लोग हैं, बजाय से कि पहले ज़माने में जो हम लोग देखते थे तो उनको वो बैठ के सॉल्व करते थे, उसको सुलझाते थे। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ जो मुझे दिखाई देता है, बिल्कुल, तो वो दिखाई देता है कि इसमें हमारे घर की महिलाएं भी, बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं, पुरुष को तो उतना मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन बुज़ुर्ग महिलाओं को मैंने देखा है कि वो एक सक्रिय भूमिका निभाती हैं। हालांकि अब उसमें किस बात की कमी कही जाए समझ में नहीं आता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं भी इसमें हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल समस्या जो है, लेकिन मैंने उनको देखा है कि बजाय इसके कि उनको समझा बुझा करके दोनों पार्टी को, अहम को तो किनारे रख दीजिए आप। डॉक्टर सेनगुप्ता थे, बहुत अच्छे मशहूर डॉक्टर थे, गोरखपुर के, अलीनगर में रहते थे। वो मुझे कहते थे कि मैडम हमेशा आप जो है, जो अहम है, इसको हम कहते थे वो, कि मैडम हमको जो है खा जाइए हमेशा। बिल्कुल। जहाँ ये आपके अंदर आता है तो उसको अंदर खा जाइए। जितना आप अहम को किनारे रखेंगी, आपके जीवन की समस्याएं बहुत कम रहेंगी। यही कारण है, मेन कारण यही है। मेन कारण अहम है सर। जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो विवाद शुरू होता है तो उसमें सिर्फ अहम की लड़ाई होती है। और इसमें जो है जो उनकी संतानें होती हैं वो पिसती हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कोई होता है तो उनकी आने वाली जनरेशन जो मौजूद हो रही है, उनके बच्चे अगर हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि पढ़ी लिखी लड़कियों में भी पता नहीं कहाँ से इतना अहम आ गया है सर, कि वो जरा भी जो है, मतलब ये अब मैं क्या बताऊँ कि ये स्त्री पुरुष अपने को समझते क्या हैं, क्या समझते हैं? बराबर नहीं, कुछ तो आप उसमें जो है बर्दाश्त करने की क्षमता आप में ज़्यादा होनी चाहिए महिलाओं में। जो अगर आप धैर्य नहीं रखेंगी, आप अपने बुजुर्गों को देख लीजिए, अपनी मम्मी को देखिए, दादी को देखिए, जिसको चाहिए उसको देखिए, कितने धैर्य से उन्होंने जीवन में अपना जीवन काटा है। 60 साल 70 साल 80 साल के लोग अभी भी जिंदा है लोग, बिल्कुल स्पाउसेस। तो उसमें ये सबसे ज़रूरी है। वो यंग लड़कियों को तो मैं ख़ास करके कहना चाहूँगी जो शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बावजूद मेडिएशन सेंटर में आती हैं, मुझे देख के बहुत तकलीफ होती है इस बात को। तो ये जैसे मान लीजिए कि इसको कहाँ से प्राथमिक स्तर पर, जैसे घर में इस चीज़ को संभाला जा सकता है? आपको सबसे ज़्यादा शुरुआती दौर में तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, घर में बच्चों की जो शिक्षा पेरेंट्स देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल। घर की शिक्षा के बाद ही बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं, उसके बाद वो शिक्षा पाते हैं। मतलब श्रेष्ठ संस्कारों, जब आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी तो कोई कारण नहीं कि स्कूल में जाके बच्चे जो हैं उद्दंड बने। बिल्कुल, क्योंकि जो संस्कार जैसा मिलेगा। जी हाँ। अच्छा, जब विवाद होगा परिवार में तो बच्चे भी वही सीखेंगे? नहीं, बच्चे तो शुरू से जान जाते हैं विवाद होता ही क्या है। विवाद होता ही क्या है? क्यों होता है? देखिए, मम्मी पापा क्यों लड़ते हैं? हमने तो देखी है लड़ाई अपने घरों में। ऐसी बात नहीं है कि मेरा घर इससे छूटा है,
मतलब हर घरों की ये समस्या रही जी है। हाँ। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर के इसको जो है एक आपसी सहमति के आधार पर इसका निस्तारण होना जी चाहिए। ये मामला न्यायालय में मिलजुल नहीं के जाना बैठो, चाहिए। पता कहीं चला भी। कि आप 10 साल 15 साल आप जो है मुकदमा लड़ नहीं, रहे 20 हैं, साल लग जाते हैं, 10 वकील बदल जाते हैं, लेकिन आपका समस्या का समय खत्म हो जाता है ना समय वो। खत्म हो जाता है और मानव आपकी जीवन- जिंदगी में चार्म नहीं रह जाता है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। जिंदगी जिया जाए। बच्चे कहाँ चले गए, चाहे नानी के यहाँ जाए, चाहे दादी के यहाँ जाए, और चाहे कहीं भी जाए। मानव जीवन की एक परिधि है, और उस परिधि में अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, अगर 10 साल हमने विवाद में उड़ा दिया, तो फिर तो बाकी माना- बचा क्या आपके पास? बाकी बचा क्या। यानी कुल मिलाकर के जो है जो पारिवारिक मामले होते हैं उसको उस इसीलिए परिवार देखिए, के शादी ब्याह में सबसे पहले जो है, पहले के लोग जो देखने जाते थे वो आपकी सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि देखने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल पहले शादियाँ काफ़ी करीब करीब से हो जाती थी, या लोग जानते थे, पहचानते थे कि परिवार कैसा है, नहीं करना है, इसमें शादी करनी है कि नहीं करनी है। आजकल जो है, जब लड़के विदेश चले जाते हैं या अपने शहर से बाहर चले जाते हैं, तो ये सब विसंगतियाँ ज़्यादा आने लगी हैं, क्योंकि आदमी, मैं सोचती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्वतंत्र हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो लड़का हो या लड़की है। बिल्कुल। और बच्चों की तादाद भी बहुत कम हो गई है। तो कम से कम तो 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने- नहीं तो उनको पता ही नहीं कि भाई भाई क्या होता है, भाई बहन क्या होता है, या बहन बहन क्या होती है। क्या होता इन सब रिश्तों का अभाव हो जाता है। चाचा चाची भी हटते जा रहे हैं, बुआ भी हटते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि हम 4 बहनें हैं हाँ, दो आपको शुरू में और बताना 3 भाई चाहिए हैं। था। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना भूल गई थी। और बहनें भी हम लोग अपने समय के सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और सब मतलब उस समय LT जब हैं, BEd हैं। बहुत कम महिलाएं निकलती बहुत थी कम घरों महिलाएं से, निकलती और थी। उस समय और आपकी चारों बहनें। इस समय इसी मकान में हूँ मैं, ये मेरे बचपन का मकान है। तो यहाँ से जब हम लोग जाते थे, सब लोग कहते थे ये कनॉट प्लेस है। अच्छा। हमारा मोहल्ला जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ इतने मतलब ग्रेजुएट लोग पढ़े हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लोग पढ़े हुए हैं। एक चीज़ ये बताएं कि वैसे तो संपूर्ण समाज में माना जाता है कि वह पुरुष सत्तावादी समाज है, लेकिन आप जिस कैंपस में हैं, कचहरी में हैं, वहाँ तो अधिवक्ताओं की संख्या, जहाँ हजारों की संख्या में जो है पुरुष अधिवक्ता, वहाँ आप 3 लोगों, उस समय थी 3 देवियों की हाँ, तरह 3 देवियाँ थी थी। बस। किस तरह से आप जो है आपने सामंजस्य स्थापित किया? आज तो मान लीजिए संख्या, आज तो आपके पास बैठने के लिए महिलाएं, बच्चियां मिल जाती होंगी, जी हाँ। लेकिन एक समय रहा होगा कि जब आपके पास बैठने के लिए पुरुष कोई के अलावा जगह और नहीं कोई थी। पुरुष ही बैठता था, उन्हीं के बीच में बैठना जी होता हाँ। था। तो किस तरह से आप सामंजस्य स्थापित करती थी? नहीं तो क्या सर, जब हम सोचें कि सामंजस्य इसी को कहते हैं, जिस माहौल में हम लोग यहाँ रह के आए हैं, तो ये जो सामंजस्य जो है, चाहे समाज में हो, परिवार में हो, या कहीं भी हो, इसी टाइप का होना चाहिए कि हम लोग कैसे उस समय इतनी कम महिलाएं वहाँ थीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी से कोई परेशानी नहीं थी। बिल्कुल। हमें तो आज तक से नहीं लगी। तो कुल मिलाकर और मैं इतनी मतलब खुशनसीब मानती हूँ अपने को कि कचहरी के उतने बड़े कैंपस में, जितने सिर्फ पुरुष ही वर्ग रहता था, उसमें मैं रही हूँ। रहे हूँ, और मुझे बहुत रिगार्ड, मतलब कुल मिलाकर के आपने सामंजस्य स्थापित कर। चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि चूँकि महिलाओं पर ही सवाल हमने पूरा पूछा, जो महिलाएं आने से आज भी हिचकिचा रही हैं विधिक व्यवसाय में, जी या बिल्कुल तैयारी कर ली हैं, कहीं से हिचक है उनको, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके लिए यह क्षेत्र जो है बेहतर है, वो आवें आराम से? नहीं सर, ये क्षेत्र है लड़कियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, जहाँ मैं समझती हूँ। क्यों कि देखिए, आने वाला कल जो होगा इससे ज़्यादा संघर्षशील होगा। बिल्कुल। तो आपके लिए उस संघर्ष को भी तैयार रहना, उस लड़ाई को भी लड़ने के लिए, और इसमें आप हर क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप एक क्षेत्र में ही बैठे रहेंगे, दुनिया की सारी जानकारी आपको मिलती है, सारी शिक्षाएं मतलब कुल मिलाकर के क्षेत्र, मैं चाहूँगी कि लड़कियां इस व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और चुनौतियों को चुनौतियों को करें। स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, जीवन का उद्देश्य क्या है? संघर्ष ही तो है, संघर्ष कुछ और नहीं है इसके अलावा। चुनौतियों आप से कहीं भी भागना जीवन नहीं भागना है, नहीं है, चुनौतियों से उसे लड़ना, संघर्ष करना है। यहाँ लड़ना है। 32 साल से यहाँ हूँ सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मुझे कभी किसी से कोई परेशानी नहीं हुई। कभी नहीं परेशानी कभी हुई। नहीं, किसी इसलिए नहीं परेशानी हुई कि आपने सामंजस्य को जी हाँ, आत्मसात किया है। बिल्कुल नहीं, और संघर्ष को भी स्वीकार किया है मैंने। सामंजस्य के जी साथ हाँ, संघर्ष सामंजस्य आपका के साथ चलता रहा संघर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने जो है
बातचीत किया। दर्शकों, आपने देखा कि सुशील रावत सिन्हा जी बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त पर और विधि के क्षेत्र में आपने जो अपना इतना एक लंबा सफ़र तय किया उसके बारे में बेहतर तरीके से हम सभी को बताया। निश्चित रूप से आप उससे प्रेरित होकर के आगे आप भी अपने जीवन में इसको आत्मसात करेंगे। सुशील जी, नहीं, जो लड़कियाँ इसमें आने से हिचकिचाती हैं उनसे तो मैं प्रार्थना करूंगी कि वो नहीं, आएं। हाँ, तुम इस क्षेत्र में आओ और इसको देखो और समझो कि ज़िंदगी क्या है आगे आने के लिए। और मैं चाहूँगी कि हर लड़की या हर अपने अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करे कि जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है, उससे भागने की एक जरूरत नहीं है। स्वावलंबन की एक भावना बिल्कुल। होनी चाहिए कि हम अपने पैरों अपने पर पैरों पर आर्थिक खड़े रूप हो से, आप। क्योंकि वही साथ रह जाता है। वही साथ रहता है, आप बाकी आपका कुछ नहीं रहता है, शरीर भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसको दूसरों को दीजिए, जब तक रहें तब तक बिल्कुल। स्वावलंबी रहें। बहुत स्वावलंबी बहुत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बातचीत किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।